कि भारत देश के अंदर कुत्तों की, बिल्लियों की, शेरों की, चीतों की, इनकी गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन हम पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। किसान मोर्चा के द्वारा 10 मार्च 2026 से ये परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है और ये परिवर्तन यात्रा आज 18 अप्रैल 2026 को आपके आजमगढ़ जनपद के राजूपट्टी गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा के 4 प्रमुख विषय रखे गए, जिसमें पहले नंबर का विषय रखा गया कि कैबिनेट के द्वारा जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी करना, लेकिन उसके अंदर ओबीसी की जाति का कॉलम ना देना ओबीसी के साथ बड़ी धोखेबाजी है। तो साथियों, इस देश के अंदर जो वर्तमान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 22 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र पर जो गजट किया गया जाति जनगणना को लेकर के, और ये गजट करने के बाद इन लोगों के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो नोटिफिकेशन जारी किया गया और अभी जो प्रगणक है, तो गिनती करने वाले कर्मी लगाए गए हैं, तो उनको जो बुकलेट दी गई, उस बुकलेट में 34 ऐसे कॉलम दिए गए, जिन 34 कॉलम में से ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें यह दिया गया हो जाति का कॉलम या ओबीसी की जाति का कॉलम, ऐसा कोई कॉलम ना देना ये ओबीसी के साथ बड़ी है। साथियों, ये साजिश शासक वर्ग क्यों कर रहा है? साजिश साथियों शासक वर्ग लगातार करता आ रहा है, क्योंकि साथियों भारत देश के अंदर 1931 में जब अंग्रेज थे, तो अंग्रेज ने 1931 में जाति जनगणना की, और जब 1941 का समय आया तो भारत ही नहीं विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से जाति जनगणना नहीं हुई। और 1951 आया, तो 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और 1961 में वो प्रधानमंत्री रहे, और 1971 और 81 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी रही, और उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव रहे, और 2001 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और 2011 में पुनः कांग्रेस की सरकार आई, तो माननीय मनमोहन सिंह जी रहे। और 2011 में साथियों हम लोगों ने जो भारत देश के अंदर बड़ी जागृति पैदा की, और जिसकी वजह से साथियों हमारे मंचों पर ऐसे भारत के तमाम ओबीसी के बड़े बड़े नेता और अपनी अपनी पार्टी के ऐसे तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे माननीय शरद यादव जी, माननीय रामविलास पासवान जी, माननीय सुखलाल कुशवाहा जी, ऐसे तमाम लोग 1 सितंबर 2011 को हमारे मंच पर आए, तो उन लोगों ने यह सुना कि भारत देश के अंदर कुत्तों की, बिल्लियों की, शेरों की, चीतों की, इनकी गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन हम पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। तो ये पिछड़े वर्ग के नेता बड़े पैमाने पर सदन के अंदर जब हंगामा किए, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अभी हम जाति जनगणना करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही, तो साथियों फिर ब्राह्मणों ने अपनी चाल चली और प्रणब मुखर्जी को कहा कि अभी ये काम प्रणब मुखर्जी जी देखेंगे, इसका प्रधानमंत्री जी से कोई लेना देना नहीं है। और साथियों 2011 में भी हमारी गिनती आधी अधूरी की गई, जिसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और साथियों जब इस देश के अंदर 26 मई 2014 को देश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो गए, और जब वो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, तो उसके पहले क्या प्रचार किया? उसके पहले प्रचार किया, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आप लोगों की तरह गरीब हूँ। जिस तरीके से आप लोगों का अपमान होता है, उसी तरीके से विपक्ष के लोग मेरा अपमान करते हैं। तो लोगों ने सोचा आज तक ओबीसी की गिनती नहीं हुई, और ये कह रहे हैं मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मैं ओबीसी का आदमी हूँ। यानी अगर ओबीसी का आदमी देश के अंदर प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो ओबीसी की जाति जनगणना तो ऐसे ही हो जाएगी जिसकी लड़ाई हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं। तो जब ये देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हमारी गिनती हो जाएगी। लेकिन साथियों जब 26 मई 2014 को माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? हम किसी प्रकार की जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं।
हम किसी प्रकार की जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। और इसको लेकर के साथियों आज ऐसी क्या परिस्थिति निर्माण हो गई कि वही प्रधानमंत्री है, दूसरा कोई नहीं है, वही प्रधानमंत्री है। और वो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, अभी हम जाति जनगणना करेंगे, जाति जनगणना करेंगे ऐसा बोलते हैं। लेकिन साथियों जब भारत का राजपत्र गजट करना हुआ और जब नोटिफिकेशन जारी करना हुआ और जब साथियों हमारे सामने प्रगणक आएंगे तो उनके लिए जो 34 कालम दिए गए उसमें ओबीसी का किसी प्रकार का कालम नहीं दिया गया। यानी इस देश के अंदर एससी का कालम दिया गया, एसटी का कालम दिया गया और उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद अन्य का कालम दे दिया गया। अब अन्य का कालम दे दिया गया, अन्य का क्या मतलब हो गया कि साथियों इस देश के अंदर ब्राह्मण नाम का खाता होगा, ब्राह्मण नाम का खाता होगा और ओबीसी भी उसी में जमा होगा। ब्राह्मण नाम का खाता होगा और जमा पैसा किसका होगा, पैसा जमा होगा ओबीसी का और खाता है ब्राह्मण के नाम का। जब ब्राह्मण के नाम का खाता है तो पैसा कौन निकालेगा, जिसके नाम का खाता है। पैसा तो कोई भी जमा कर लेगा, पैसा हम भी जमा कर लेंगे, पैसा ओबीसी के तमाम लोग जमा कर देंगे, लेकिन जब खाता ब्राह्मण के नाम का है तो पैसा तो निकालने का काम ब्राह्मण करेगा। अगर इस देश के अंदर हमारी गिनती होती साथियों तो इस देश के अंदर ओबीसी के नाम पर बजट होता। अगर ओबीसी के नाम पर बजट होता तो हमारे बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज होता, ओबीसी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर IIT कॉलेज होता, ओबीसी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज होता, ओबीसी के नाम पर इस देश के अंदर विश्वविद्यालय होते। लेकिन क्या ओबीसी के नाम पर एक भी भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन ओबीसी के नाम के भारत के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज है? ढूंढकर हमें बताइएगा साथियों कि भारत के अंदर इस कोने में ओबीसी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। साथियों ये क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आर्टिकल 340 दिया। आर्टिकल 340 में क्या दिया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन किया जाए। यानी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी गिनती की जाए, इनकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में इनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। और प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या दिया, प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आर्टिकल 15(4) और 16(4) का मौलिक अधिकार दिया। यह मौलिक अधिकार क्यों दिया साथियों? अब साथियों लोगों को लगता है कि प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है वो नेता है, यानी नेताजी प्रतिनिधि होते हैं, ऐसा समाज के लोगों को पता चलता है कि केवल नेताजी ही प्रतिनिधि है। लेकिन साथियों केवल नेताजी ही प्रतिनिधि नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 2 प्रतिनिधि दिए, एक इलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड। जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड जिसको हम वोट देकर चुन कर लाते हैं, वो 5 साल 6 साल के लिए होता है। लेकिन अगर हमारे समाज का कोई बेटा बेटी, आपके घर का कोई बच्चा बच्ची अगर आपके घर में अपनी 25 साल की उम्र में अपनी परीक्षा पास करके, अपनी इंटरव्यू पास करके अगर वो नौकरी में आता है तो 25 साल की उम्र में नौकरी आएगा, वो 60 से 62 साल की उम्र तक नौकरी करेगा। यानी वो 35 से 37 साल के लिए समाज का प्रतिनिधि होगा, वो 35 से 37 साल के लिए समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए ब्राह्मणों को डर लगता है कि अगर इनकी गिनती कर दिया तो इनकी संख्या के अनुपात में इनका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, हम उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिवर्तन यात्रा अभी चला रहे हैं और अभी पूरे देश भर में चलाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर मैं उत्तर प्रदेश का केवल उदाहरण दे रहा हूं, वैसे भारत का भी उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के लेवल पे समझाता। अगर इस देश के अंदर हमारी गिनती होती है तो गिनती होने से क्या पता चलेगा, गिनती होने से पता चलेगा इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की आबादी कितनी है। तो मूल निवासी बहुजन समाज की आबादी 85 से 90% हो जाएगी और 85 से 90% आबादी होगी तो क्या होगा साथियों कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 75 जिले हैं, 75 जिलों में से 66 जिलों का जिलाधिकारी कौन होगा, 66 जिलाधिकारी मूल निवासी बहुजन समाज का होगा। 66 जिलों का पुलिस अधीक्षक कौन होगा, मूल निवासी बहुजन समाज का होगा। का कमिश्नर कमिश्नर जो कि मूल निवासी बहुजन समाज के होंगे। अगर साथियों इस देश के अंदर जाति जनगणना होती है तो इस देश के अंदर हमारे लोगों के हक और अधिकार मिलेंगे। यानी इस देश के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का जो कर्मचारी और अधिकारी होगा वो 85 लोग होंगे, अब मूल निवासी बहुजन समाज के लोग होंगे। तो साथियों इस देश के अंदर जो ब्राह्मण तंत्र है वो ब्राह्मण तंत्र समाप्त होगा और ब्राह्मण तंत्र समाप्त होगा तो इस देश के अंदर लोकतंत्र लागू होगा, लोकतंत्र लागू हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण इस देश के अंदर ब्राह्मण तंत्र समाप्त ना हो, ये ब्राह्मण तंत्र लागू रहना चाहिए, लोकतंत्र भारत के अंदर किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए साथियों। इसलिए जाति जनगणना नहीं करना चाहते, इसलिए जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं साथियों। इस देश के अंदर
जिस समय कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के समय जिनको लोगों को घर से निकलना नहीं था, अगर कोई घर से निकल जाता था तो उसके ऊपर महामारी एक्ट में उसके ऊपर मुकदमा हो जाता था, उसके ऊपर मुकदमे लगाए जाते थे। ऐसी परिस्थिति में इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो वर्तमान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये 3 काले कानून लाती है किसानों के विरोध में। कौन से कानून लाती है साथियों? 6 जून 2020 को 6 जून 2020 को जब इन लोगों ने कानून लाया, तो कानून में, उस कानून के विरोध में जब किसान लड़ाई लड़ना शुरू किए, तो इस देश के अंदर लगभग 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। जब 750 से ज्यादा किसानों की हत्या इन सरकारों ने कर लिया। मैं कहता हूं, खुले तौर पे कहता हूं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 750 से ज्यादा किसानों की हत्या की। और इस हत्या के बाद तब जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री को होश आता है, और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? हाथ जोड़कर किसानों को कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं किसानों से माफी चाहता हूं, और ये माफी मांगते हुए ये 3 काले कानून वापस ले रहा हूं, ये 3 काले कानून वापस ले रहा हूं, हाथ जोड़कर कहा। और साथियों, जब 750 से ज्यादा किसानों को मार लिया, तब जाकर माफी मांग रहा है। और माफी मांगने के बाद उस समय किसानों ने कहा कि हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दो, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून दे दो। साथियों, उस समय इसी सरकार ने कहा था कि हम तुम्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, लेकिन साथियों, आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून नहीं दिया, और कहते हैं हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। हम इस देश के अंदर किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। कितनी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं? तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 2000 रुपए। साल में कितनी बार दे रहे हैं? 3 बार दे रहे हैं। कितना दिया? 6000। अगर हमारा कोई किसान, हमारा किसी किसान ने 10 बीघा धान लगाया हुआ है, अगर 10 बीघा धान बोया हुआ है, तो 10 बीघे में उसका 100 कुंटल धान पैदा होगा। साथियों, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2320 रुपए कुंटल। 2320 रुपए कुंटल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। साथियों, 20 जनवरी 2026 को जितने क्रय केंद्र थे देश के अंदर, सारे क्रय केंद्र धान के बंद कर दिए गए। और जब क्रय केंद्र बंद कर दिया गया, तो बनिया कितने रुपए कुंटल खरीद रहा है? 1300 रुपए कुंटल। बनिया खरीद रहा है 1300 रुपए कुंटल। साथियों, अगर 100 कुंटल हमारा धान पैदा हुआ है और 1000 रुपए कुंटल का नुकसान हुआ, यानी 100 कुंटल में कितना नुकसान हुआ? 1 लाख रुपए का। और तुमने दिया कितना? साल में 3 बार दिया 6000 रुपए। 94,000 हमारे किसानों का कौन देगा? 94,000 हमारे किसानों का कौन देगा? और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी जोत बही होगी उसी को दोगे ना। और जो हमारा खेतिहर मजदूर है, जो अधिया पर बटैया पे कंट्राच पे लेकर जोतता बोता है, उसका कौन खरीदेगा? अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून हो कि इससे कम पर कोई नहीं खरीद सकता है। जैसे साथियों, अभी गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में 2585 रुपए कुंटल। अभी हमारे किसानों का गेहूं तैयार हो गया और कटाई मड़ाई हो गई है। कोई किसान सोचे कि मैं अपने खेत में कटाई मड़ाई करने के बाद घर में खाने भर का बचा करके अपने खेत से ही बेचना चाह रहा हूं, क्योंकि घर में शादी पड़ी हुई है या किसी का कर्जा लिया हुआ है, उसका उधार देना है, खेत से बेचना चाह रहा हूं। कौन खरीदेगा? 2600 रुपए कुंटल। है कोई खरीदने वाला? तो पता चलेगा किसान का नहीं बिकने वाला है। साथियों, अभी हरियाणा के अंदर मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2250 रुपए कुंटल। हरियाणा में 2025 में बिका 1100 रुपए कुंटल मक्का। 1150 रुपए कुंटल का नुकसान किसका हुआ? इस देश के अंदर ऐसी 23 फसलें हैं जिसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और ये भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारों ने निर्धारित किया है, हम किसानों ने निर्धारित नहीं किया। साथियों, इस देश के अंदर किस तरीके से हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, जो बातें आपको समझा रहा हूं, ये बातें जाकर गांव-गांव में आप लोगों को समझाना होगा कि अगर ये परिवर्तन यात्रा आज अगर आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी उनके नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो हम हर गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। आजमगढ़ के हर गांव में नहीं पहुंच सकते, तो आजमगढ़ के हर गांव में कौन पहुंच सकता है? ये जो जनता है ये पहुंच जाएगी। ये लोग पहुंच जाएंगे अपने आसपास के 2, 4, 6, 10 किलोमीटर के एरिया में, हर गांव में जा करके ये मुद्दे समझाने का काम कीजिए। और साथियों, इस परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को समाज में जाकर समझाने का काम कीजिए। तो साथियों, आप लोग अगर काम निरंतरता में करते हैं, तो ये समझाने से क्या होगा? ये समझाने से साथियों, इस देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति आएगी जो हमें हमारे समाज के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने का और उनको ठगने का काम कर रहे हैं, ऐसे ठगों को
ऐसे ठगों को सबक सिखाने का काम मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग करेंगे। साथियों, इस मौके पर इतनी ही बात कहना चाहता हूं। जय मूल्यवासी।